नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बीएस गुरु एजुकेशन में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए 16 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हुआ हूं। हमने कल 15 अगस्त को 15 अगस्त सेलिब्रेट किया और हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि ये इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है बहुत ही मुश्किलों से हमें प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को इस विषय में बता देना चाहता हूँ कि ये आज़ादी हमें बहुत ही त्याग और बहुत ही बलिदान के बाद मिली है। इसे हमें संरक्षित करना चाहिए और हमेशा के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश को नुकसान पहुँचे। आइए चलते हैं हम अपने आज कोट ऑफ द डे की तरफ। सबसे पहला, आज ये कोट आप लोगों को जैसा कि पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी ये जो कोट है ये खून की बात जो कर रहे हैं नेताजी, ये एक बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यदि आपको कोई बहुत ही महंगी वस्तु खरीदनी है, यदि आपको कोई बहुत ही एक्सपेंसिव थिंग या कोई वस्तु लेनी है तो आपको बलिदान भी यानी आपको त्याग भी उतना ही बड़ा करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कोट लेने का मेरा पर्पज़ ये है कि आज आप फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिए गए जो कथन हैं उनके द्वारा कुछ सीखें कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने पूरे पूरे तन मन से पूरा अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर करने तक की उम्मीद ठान ली। यानी बहुत से लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने अब हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। जैसे कि आप भगत सिंह जी के विषय में जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में जानते हैं। इन सभी ने अपने मातृभूमि को ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और इन लोगों की बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, हम ही आप जैसे उम्र थी। तो कहने का अर्थ यह है, यदि आप किसी ज़्यादा महंगी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरा तन मन यानी पूरा अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ती है। और इसको सीधे से एक उदाहरण से समझें, यदि आप मार्केट में जाते हैं और आपको सबसे महंगा वाला फ़ोन ख़रीदना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, या आपको सबसे अच्छा फ़ोन लेना है तो आपको सबसे अच्छे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ होती है। यदि आपको कोई बड़े पोस्ट पर जाना है या आपको एक अच्छा जीवन जीने की कला सीखना है तो आपको अधिक से अधिक खर्च करना पड़ेगा। क्या? आपका तन मन धन, यानी आपको सर्वोच्च निछावर कर कर इस पर जुटना होगा और आपको एक लंबा समय इसके लिए देना होगा। और लंबी तैयारी में आपको कभी भी बहुत सारे मुकाम ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि मैं हार रहा हूँ, पर वो हार नहीं, वो आपकी सीढ़ियाँ हैं, आपके जीत की सीढ़ियाँ हैं। इसलिए आप लोग तैयार रहें। जैसा कि इस कोट में कहा गया है कि गिव मी योर ब्लड, यानी खून देना है तब मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी आपको पहले बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी है, उसके बाद ही आपको बहुत बड़ा कोई आनंद या सुख प्राप्त होने वाला है। या आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए, चाहे जैसे यूपीएससी है आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप छोटी सी पोस्ट ले लिए एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपना सर्व निछावर करना होगा क्योंकि उसमें तन मन धन पूरा लगाना होगा। ये आप लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स यानी आपके स्वतंत्रता सेनानियों से भी सीख सकते हैं, जैसा कि इस कोट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। तो चलते हैं आज के हम अपने फर्स्ट कोट पर और अपनी पहला करंट न्यूज़ लेते हैं। चावल फोर्टिफाइड योजना, सरकार ने एक चावल के लिए फोर्टिफाइड योजना चालू की है जो कि हमारे लिए पीडीएस सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ये योजनाएं, और मध्याह्न स्कूल में जो भोजन होता है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन होता है, एकीकृत बाल विकास योजना है, जैसे कि इन सभी में सरकारी योजनाओं के तहत जो वितरित चावल को 2024 तक फोर्टिफाइड किया जाएगा, यानी इनको फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का बहुत ही स्तर बेकार देखा गया, बहुत उसकी स्थितियां खराब हैं। अतः जो है इस स्तर को देखते हुए चावल जो वितरित किया जाएगा, चाहे वो पीडीएस सिस्टम में हो यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो, चाहे मध्याह्न भोजन में हो, और चाहे एकीकृत बाल विकास योजना में हो, तो वहाँ पर फोर्टिफाइड चावल देने की योजना है। और इससे महिलाओं और बच्चों का जो कुपोषण है वो काफ़ी हद तक
सुरक्षित होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि बच्चे हमारे देश का कर्णधार है, यानी आप सभी लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में आप में से ही कोई व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पर होगा, कोई निम्न पोस्ट पर होगा, कोई मिडिल पोस्ट पर होगा, और जो कि सबसे ज़्यादा अपने अपने रोल को अदा करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वस्थ हों, आप कुपोषित ना हों। और एक कुपोषित महिला कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से सरकार का सबसे बड़ा टारगेट महिलाएं और बच्चे हैं, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। जैसे कि आप लोग और उपभोक्ता मामले हैं, जैसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार जो है देश में दूसरी महिला, जैसे कि बता रहे हैं आंकड़े कि उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार हर देश की दूसरी महिला एनीमिया का शिकार है, तथा हर तीसरा बच्चा अविकसित है। यानी दूसरी महिला एनीमिया का शिकार है। एनीमिया फ्रेंड्स, जिन महिलाओं में खून की कमी होती है उन्हें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। और इसी तरह बच्चों में अविकसित होने का मतलब है कोई बच्चे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, किसी बच्चे में मोटापा हो जाता है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती। इस तरह से हर तीसरा बच्चा अविकसित है और हर दूसरी महिला एनीमिया की शिकार है। आप लोगों को जैसे कि एक इंडेक्स जारी होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भारत का 7 देशों में भारत का 54वां स्थान है, 94वां स्थान है, 94वां स्थान है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गंभीर भूख की श्रेणी में भारत का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एकदम निचले पायदान पर हैं। 94वें नंबर पर हमारा नंबर आता है 107 देशों में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर हम गरीब गंभीर भूखमरी से किस श्रेणी में आते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात सहित 6 राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू भी कर दिया है। और खाद्य फोर्टिफाइड या संवर्धन भोजन में शुद्ध पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये चावल फोर्टिफाइड क्या है, तो इसमें क्या होता है, फोर्टिफाइड मतलब संवर्धन किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एक तरीके से भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने की एक प्रक्रिया है। और इसके तहत जब कोई भी अनाज उससे निकल जाता है, उस प्रोसेस से गुजरता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये चावल या ये चीज़ें फोर्टिफाइड हैं। और इस तरह से वो काफ़ी हद तक आपके पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसा कि अभी हमने महिलाओं के लिए लिया न्यूज़, इसी प्रकार से अभी तक क्या था कि जो लड़कियां थी उनको हमारे देश में सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल अब हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें नहीं थी। देश के सभी सैनिक स्कूल अब लड़की अभी तक नहीं थी। अभी कुछ समय पहले कुछ जगहों पर लागू किया गया था कि लड़कियों को भी इनमें हिस्सा लेने के लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी खुल जाएंगे सारे स्कूल। जितने भी देश के सभी 33 के 33 स्कूल हैं, वो सारे के सारे अब लड़कियों को एडमिशन देंगे और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हमें लड़कियों के महिलाएं भी शिक्षित, और ये एक महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत ही बढ़िया कदम है और सरकार का ये सराहनीय कदम है, जिससे कि अब लड़कियों को भी मौका मिलेगा कि वो सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर सकें। और सभी, अभी तक तो कुछ ही में था, लेकिन अभी थोड़े समय ही पहले ये हुआ था कि आपकी कुछ लड़कियों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, परंतु अब देश में 33 जो सैनिक स्कूल चल रहे हैं उन सभी में लड़कियों के लिए अब एडमिशन ओपन हो गए हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। और सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना होता है। यानी ये जो स्कूल होते हैं सैनिक स्कूल, यहाँ पर बच्चों को काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छी शिक्षा, वेपनाइज करना, उनको वेपन्स की ट्रेनिंग देना, उनको आर्मी के लिए तैयार करना, उनको सारे अपनी जो सशस्त्र बलों से तैयार किया जाता है, ताकि वो बच्चे हमारे भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार रहें। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही महिला एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और ये हमारे देश के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, दोनों चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों समानता का अधिकार रखते हैं। हमारे संविधान से भी समानता का अधिकार है, और हमें सभी ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो हमें समानता का अधिकार देते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और सऊदी अरब। अभी तक हमारे बीच भारत और सऊदी अरब के बीच भी कुछ अच्छे टर्म्स हैं,
और यहाँ पर हमारी जो नौसेना है, नौसेना मतलब है जल सेना, वो सऊदी अरब के साथ अल मोहम्मद अल हिंद अभ्यास, अल मोहम्मद अल हिंद अभ्यास करने जा रही है, शुरू किया है। इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में हो गया था। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये सऊदी अरब का मानचित्र है। सऊदी के एक तरफ रेड सी है, दूसरी तरफ आपका पार्सियन गल्फ है, दूसरी तरफ पार्सियन गल्फ है, जहाँ पर कुवैत और कतर हैं, यहाँ पार्सियन गल्फ है, और एक तरफ जो है रेड सी है। और सऊदी अरब के देख रहे हैं सी के एरिया में यमन एक साथ में है, ओमान, यूएई, और इधर आप कतर और कुवैत इस तरह देख सकते हैं। उधर ईरान है, जॉर्डन है, ये पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब के। तो सऊदी अरब के साथ भारत का जो नौसेना संयुक्त अभ्यास है वो अल मोहम्मद अल हिंद अभ्यास है। आइए चलते हैं कुछ अन्य युद्ध अभ्यासों पर नज़र डालते हैं जो भारत किसी अन्य देश के साथ करता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं। सिलनेक्स हमारा जो भारत देश है, भारत देश की जो नौसेना है, सेलिनेक्स जो है श्रीलंका के साथ होता है। दूसरा है बोगो सागर, बांग्लादेश के साथ है। जिमेक्स जापान के साथ है। नसीम अल बहर ओमान के साथ है। इंद्र रूस के साथ। जैर अल बाहरी कतर के साथ। समुद्री शक्ति इंडोनेशिया के साथ। भारत थाई कारपेट थाईलैंड के साथ। IMCOR मलेशिया के साथ। सिम्बेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। और मालाबार अभ्यास जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ। अभी फ़िलहाल इस बार मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया है। और इस तरह से क्वाड के विषय में हम आगे किसी दिन चर्चा करेंगे। क्वाड क्या, ये क्वाड एक ऐसा संस्थान है जिसमें 4 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देशों ने एक ग्रुप बनाया है जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके। और इन चारों के बीच मालाबार अभ्यास फ़िलहाल अभी हुआ है। तो चलते हैं इस तरह से। ये जो अब युद्धाभ्यास हैं, नौसैनिक युद्धाभ्यास हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। इसको थोड़ा रिवाइज करें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी बनाएं। चलते हैं हम अगले अपने न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स से है, GDP, सकल घरेलू उत्पाद। एक्चुअली क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद का मीनिंग है यहाँ पर कि किसी देश की आर्थिक गतिविधियों की एक माप होता है। जो GDP होता है वो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों की एक माप होता है, यानी किस देश की वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मान यह उपभोक्ता पक्ष की ओर से आर्थिक उत्पादन का संकेत देता है। यानी कह सकते हैं आप कि ये कितना पैसा आपका उत्पादित हुआ और आपने कितना खर्च किया और उसके बाद आपके पास क्या आया, इसे सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा मापा जाता है। और इसे हम GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। हाल ही में हालांकि GDP की अपनी भी खामियां हैं, क्योंकि यह केवल आर्थिक विकास को ही इंगित करता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि भारत की इतने % GDP है, इससे हमें लगता है कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, और असमानताएं और अन्य की पहचान नहीं करता है कि हमारे बीच में क्या असमानताएं हैं और हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। इस विषय पर GDP कुछ भी नहीं करता और हमें केवल आर्थिक आंकड़े ही देता है। इस प्रकार हमें विकास के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मीट्रिक या संकेतकों की आवश्यकता है। ऐसे नीति निर्माण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास को ही विशेष रूप से प्राथमिक न दें। यानी आप लोग जैसा कि इस आर्टिकल में देख रहे हैं कि यहाँ पर GDP को हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहते हैं GDP जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी देश की स्थिति है, परंतु ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अभी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो वास्तव में हमारा विकास है वो GDP से नहीं है।
जीडीपी से नहीं है। यदि हम देखें तो हमारे देश की जीडीपी कहीं आसमान पर छू रही है, लेकिन हमारे देश में अब भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी नीड ए वे टू मेजर ट्रू ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी जीडीपी के अलावा भी कोई ऐसा पैमाना होना चाहिए जिससे कि हम वास्तव में ह्यूमन प्रोग्रेस को यानी मानव विकास को माप सकें। और वास्तव में मानव विकास जीडीपी से नहीं मापा जा सकता है। इस आर्टिकल के द्वारा यही समझाने की कोशिश की गई है। मैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे एक और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब हम 15 अगस्त के अलावा जिस दिन पाकिस्तान का भी स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारे देश में काफ़ी मात्रा में हमारे देश को काफ़ी नुकसान हुआ था। और हमारा एक कह सकते हैं आप कि यदि कोई एक व्यक्ति है, उसका कोई एक अंग कट जाए तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, उसी प्रकार से भारत देश से हमारा पाकिस्तान नाम का जो हिस्सा अलग हुआ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विभीषिका है। यह हमें उस मंजर की याद दिलाता है कि ऐसा समय दोबारा ना आ पाए। तो भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस या स्मृति दिवस के रूप में से आयोजित करने की घोषणा की है। इसके आयोजन का उद्देश्य विभाजन के दौरान आम जनमानस द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को याद करना है। अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश शासकों ने भारत छोड़ा तो देश को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। इसी के साथ मानव इतिहास में सबसे बड़ा प्रवासों में से एक ही ये शुरुआत हुई। यानी अब जब भारत देश में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाने के उसमें और भारतीय हिंदू लोग भारत में आने के लिए एक दूसरे के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई। अपना सारा सामान छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ बसना, और उसके साथ साथ सारी समस्याएं कुछ इस तरह से उत्पन्न हुई कि काफ़ी लोगों ने इसमें जान गंवाई और लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें, क्योंकि ये प्रवास जो था काफ़ी नरसंहार और आगजनी और ज़बरदस्त धर्मांतरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, सामूहिक अपहरण और बर्बर हिंसा के मामले सबसे अधिक देखे गए। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए अब हर वर्ष 14 अगस्त को, यानी अपने 15 अगस्त से पहले हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति का दिवस के रूप में इसे मनाएंगे। ये भी हमारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें और एक महापुरुष हैं जिनका नाम न लें, यानी हमारे देश के महात्मा गांधी जी, यानी हमारे फादर ऑफ द नेशन का नाम न लें, तो फिर हमारी आज़ादी और हमारे आज़ादी को याद करने का कोई महत्व नहीं होता है। तो महात्मा गांधी के ऊपर आज कुछ विचार देखते हैं और इनके कुछ इन्होंने कुछ ऐसे आंदोलन चलाए हैं जो हमारे देश के लिए काफ़ी हित कर रहे हैं, और इन्होंने जो बातें रखी हैं वो हमारे समाज के लिए आज भी एक तरीके से दर्शन का कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके दर्शन के साथ कार्य करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। गांधी जी ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म, 3 धर्मों के साथ जो तीनों धर्मों में अहिंसा का धर्म सिद्धांत है उसे अपनाया। इससे सामूहिक कार्यवाही के लिए एक अहिंसक उपकरण में बदल दिया। यानी हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो अहिंसा नाम का शब्द है उसे इन्होंने एक उपकरण यानी औजार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इसको अहिंसा नाम का जो औजार था उससे इन्होंने पूरी देश की देश को आज़ादी दिला दी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो गांधी जी ने इसे सत्याग्रह कहा और इस अहिंसा रूपी अपने उपकरण को उन्होंने सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य का बल। इस सिद्धांत के मुताबिक किसी भी अहिंसक संघर्ष का उद्देश्य प्रतिद्वंदी को परिवर्तित करना और उसके मन तथा उसके दिल पर जीत हासिल करना होता है। उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग न केवल औपनिवेशिक शासन बल्कि नस्ली भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए भी किया। जैसे दक्षिण अफ्रीका में
1893 से और 1815 उन्होंने जन आंदोलन की नई पद्धति यानी सत्याग्रह के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। यानी जो हमारे गांधी जी हैं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1893 से और 1915 तक उन्होंने सत्याग्रह का जो जिस औजार को खोजा और इसका उपयोग किया, उनको उसके साथ उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, जो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। यानी पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में पहली बार महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह छेड़ा और वर्ष 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रोलेट एक्ट, जो कि 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। और असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान गांधी जी और उनके हिंसा के नए तरीकों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। फिर उन्होंने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में और इसके साथ ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महान आंदोलन चलाए और इस तरह से उन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाई। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको किसी तरह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से या आपको ये नॉलेजफुल लगता है, तो कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ और आपस में इसे देखें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, नाइस टू मीट, सी यू।